भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है जो हर भारतीय के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। आरबीआई का कहना है कि कई राज्य इतने ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं कि अब ये देश की आर्थिक ग्रोथ और निवेश के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। चलिए इसे बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं, ऐसे जैसे आप आपके घर का बजट समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, रोज़ 500 रुपये कमाता है। अगर उसने किसी से 200 रुपये उधार लिए और हर रोज 50 रुपये सूद देने पड़ते हैं तो उसके पास बचते हैं सिर्फ 450 रुपये। अब इन पैसों से उसे अपना घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, और अगर ऑटो रिक्शा मान लो खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत भी करानी पड़ेगी। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसे निपटने के लिए उसे और उधार लेना पड़ जाए तो सूद का उसका पेमेंट बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर वह अपनी कमाई ना बढ़ा सका तो उसका आर्थिक संकट गहरा होता जाएगा। फिर उससे निपटने के लिए नए लोन वह लेगा ताकि पुराना लोन और सूद समय पर चुकाया जा सके। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी पूरी कमाई सिर्फ सूद चुकाने में ही चली जाएगी। यही है सर्कुलर डेब्ट का ऐसा माया जाल जिसमें फंसकर व्यक्ति, कंपनियां, संस्थाएं और यहां तक कि सरकारें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा ही हाल इस समय हमारे देश के कुछ राज्यों का है और यही कारण है कि आरबीआई को एक रिपोर्ट जारी करके इन राज्यों को सचेत करना पड़ा है। आज हम आरबीआई की इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आरबीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक सभी राज्यों का कुल मिलाकर कर्ज उनकी जीडीपी का 28.1% था, जो कोविड के समय मार्च 2021 में 31% तक पहुंच गया था। हालांकि अब ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मार्च 2026 तक इसके फिर से बढ़कर 29.2% होने का अनुमान है। अब आइए उन राज्यों की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2026 तक प्रमुख राज्यों का कर्ज उनकी राज्य जीडीपी के 17.8% से लेकर 46.3% के बीच होगा। कई राज्यों का कर्ज 30% से भी ज्यादा है, जबकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ने राज्यों के कर्ज की सीमा राज्य के जीडीपी का 20% रखी थी। तमाम राज्यों में पंजाब की स्थिति सबसे गंभीर है। विभिन्न रिपोर्ट्स और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पंजाब का कर्ज जीडीपी अनुपात लगभग 45% से 46% के आसपास है, जो देश में सबसे ज्यादा है। 2020 में जब कोविड आया था तब पंजाब का कर्ज पहले से ही 40% के करीब था। पिछले 4-5 सालों में ये और बढ़ा है। 2025-26 तक पंजाब का कुल कर्ज लगभग 4.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यही कारण है कि पंजाब सरकार को अपनी कुल आय का लगभग 15 से 16% सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर देना पड़ता है। यानी अगर राज्य को 100 रुपए मिलते हैं तो 15 रुपए तो बस पुराने कर्ज का सूद देने में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि सड़कें बनाने, अस्पताल खोलने, स्कूल सुधारने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते। पश्चिम बंगाल की कहानी भी कम चिंताजनक नहीं है। पश्चिम बंगाल का डेट जीडीपी रेशियो लगभग 38% से 39% के बीच है। 2025-26 के अंत तक राज्य का कुल कर्ज लगभग 7.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024-26 की तुलना में लगभग 9% ज्यादा है। पिछले 1.5-2 साल में बंगाल सरकार ने बाजार से बहुत ज्यादा उधार लिया है। 2025-26 के पिछले 6 महीनों में ही राज्य ने अपने सालाना लक्ष्य का लगभग 95% कर्ज ले लिया था, जिसका मतलब यह है कि बाकी तिमाही में उसके पास बहुत कम उधारी की गुंजाइश बची है। आरबीआई की चिंता तो ये भी है कि कुछ राज्य सर्कुलर डेट यानी चक्रीय कर्ज की समस्या में फंस रहे हैं, यानी पुराना कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले लोग एक साहूकार से कर्ज लेकर दूसरे साहूकार का कर्ज चुकाते थे। एक समय के बाद ये जाल इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा करने वाले कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते। राजस्थान का डेट जीडीपी रेशियो लगभग 38% से 39% के आसपास है। केरल का लगभग 36% से 38% के बीच और तमिलनाडु का कर्ज अनुपात थोड़ा बेहतर है, लगभग 26-27% के आसपास। ये सभी राज्य आरबीआई की 20% की सीमा से बहुत ऊपर है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी गंभीर स्थिति में है। अगर हम पिछले 4 सालों में इन राज्यों के कर्ज चुकाने की क्षमता को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पंजाब ने 2021 से 2024-25 के बीच अपने कर्ज में लगातार इजाफा किया है। नए कर्ज इतनी तेजी से लिए कि कुल कर्ज बढ़ता ही गया, हालांकि कुछ पुराने कर्ज चुकाए भी गए। पश्चिम बंगाल ने भी इसी अवधि में अपनी उधारी में बड़ी वृद्धि की है। राजस्थान, केरल की स्थिति भी लगभग ऐसी है। ये राज्य न केवल ज्यादा उधार ले रहे हैं बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल भी उत्पादक कामों में कम और राजनीतिक घोषणाओं को पूरा करने में ज्यादा कर रहे हैं। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यों के पास पैसा आता कहां से है।
हैं। राज्यों के पास पैसे के मुख्य दो रूप से स्रोत होते हैं। पहला, खुद के टैक्स जैसे कि बिजली बिल, संपत्ति कर, शराब पर टैक्स, पेट्रोल डीजल पर वैट वगैरह। दूसरा, केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा जो जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे केंद्र करों से आता है। केंद्र सरकार भी अपना पैसा टैक्स से ही इकट्ठा करती है। हमारी आपकी सैलरी पर टैक्स, सामान खरीदने पर जीएसटी, कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। लेकिन समस्या यह है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं। मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने पैसा, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसका पैसा आता कहाँ से है? अगर राज्य की विकास दर ऐसी हो जो ऐसे वादों से पैदा होने वाली ज़रूरतों को पूरा कर सके, तब तक तो सब ठीक है। पर जब राज्य के पास पर्याप्त आय नहीं होती तो उन्हें उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। आरबीआई ने बिना फ्रीबी शब्द का प्रयोग किए साफ तौर पर कहा है कि कई राज्यों ने मुफ्त बिजली और महिलाओं को नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सब जरूरी है, पर राज्यों के ऐसे खर्च बुनियादी ढांचे और विकास के निवेश में राज्य की इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं। आरबीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जिन राज्यों का ब्याज भुगतान उनकी कुल आय के 15% से ज्यादा है, उनका पूंजीगत व्यय सिर्फ 2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.7% है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्य विकास के कामों पर पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। आरबीआई ने तो यह भी चेतावनी दी है कि 2025-26 में राज्यों का वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.3% रहने का अनुमान है। चौंकाने वाली बात यह है कि 16 राज्यों ने 3% से ज्यादा घाटे का बजट बनाया है और 13 राज्यों का घाटा तो 3.5% से भी ज्यादा है। नियम के मुताबिक राज्यों को अपना वार्षिक वित्तीय घाटा अपनी जीडीपी के 3% के भीतर रखना होता है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों ने बाजार से कर्ज लेने की योजना बनाई है। कुल 12.45 लाख करोड़ रुपए। साल के पहले 6 महीनों में राज्य ने पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा उधार लिया। सिर्फ इसी तिमाही में राज्य 5 लाख करोड़ रुपए उधार लेने वाले हैं। केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए एक नई रणनीति अपनाने का वैसे फैसला किया है। अब वो सिर्फ वित्तीय घाटे को नहीं बल्कि कर्ज जीडीपी अनुपात को लक्षित करेगी। उनका उद्देश्य है कि 2030-31 तक अपने कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाना, जो अभी 56.1% है। आरबीआई कह रहा है कि जिन राज्यों का कर्ज बहुत ज्यादा है उन्हें भी केंद्र की तरह एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए कि वे अपने कर्ज कैसे कम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यही स्थिति रही तो क्या भारत वेनेजुएला बन सकता है? तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि वेनेजुएला की बर्बादी का मुख्य कारण हाइपर इन्फ्लेशन और सिर्फ तेल पर निर्भरता थी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविध है और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है। इसीलिए ये कहना ठीक होगा कि भारत वेनेजुएला तो नहीं बनेगा, लेकिन कर्ज का बोझ हमारी विकास दर को सालों पीछे धकेल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, S&P और फिच बार बार कह चुकी हैं कि भारत की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ऊंचा सरकारी कर्ज है, जो केंद्र और राज्यों पर चढ़ा हुआ है। ये कर्ज कोविड के दौरान तब बहुत बड़ा था जब अर्थव्यवस्था में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया और सरकारी खर्च बढ़ा। आरबीआई ने साफ कहा कि राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारनी होगी। उन्हें यह देखना होगा कि कल्याणकारी योजनाएं वास्तव में कितनी प्रभावी हैं। हर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए। क्या सच में गरीबों को फायदा हो रहा है या बस वोट बैंक की राजनीति चल रही है? राज्यों को वैकल्पिक वित्त पोषण के विकल्प तलाशने होंगे, बेहतर नकदी प्रबंधन करना होगा और जो राज्य फिजूल खर्ची कर रहे हैं उन्हें अपनी बाजार उधारी की समीक्षा करनी होगी। आरबीआई ने कुछ सकारात्मक बात भी कही है। उसका कहना है कि 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए राज्यों का वित्तीय दृष्टिकोण सकारात्मक है। जीएसटी दरों में कटौती से अस्थायी राजस्व नुकसान आने वाले महीनों में उच्च निजी खपत से पूरा हो सकता है। यानी अगर लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो जीएसटी से ज्यादा इनकम होगी। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या राज्य सरकारें इन चेतावनियों को गंभीरता से लेगी? क्या वे अपनी घोषणाओं और वादों को अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार तय करेंगी? क्या वे समझेंगी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना लंबे समय में देश और राज्य दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, सरकार का काम गरीबों की मदद करना है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये मदद ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ हो। अगर आपके पास पैसा है तो उसका न्याय संगत इस्तेमाल कीजिए, शिक्षा में निवेश करें, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करें, रोजगार के अवसर पैदा करें। ये सब करने के दो ही रास्ते हैं, या तो अपना
टैक्स संग्रह को बढ़ाइए या फिर केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ाइए। लेकिन अगर दोनों ही विकल्प काम ना करें तो कर्ज तो लेना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा कर्ज आपको वेनेजुएला के रास्ते पर तो ले जा ही सकता है। आरबीआई की यह चेतावनी सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये हर उस भारतीय से जुड़ी हुई है जो टैक्स देता है, जो सड़कों पर चलता है, जो अस्पताल जाता है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर राज्यों का पूरा पैसा कर्ज चुकाने में चला जाएगा तो विकास के काम भला कौन करेगा? आपकी गली में सड़क कौन बनाएगा? आपके इलाके में अस्पताल कौन खोलेगा? ये समय है कि हम मतदाताओं के रूप में भी जिम्मेदार बने। सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो ये पूछना भी आपकी जिम्मेदारी है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। जब कोई घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करे तो जानने की आप कोशिश जरूर कीजिए कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति इसकी इजाज़त देती है या नहीं। याद रखिए, आखिर में यह सब पैसा हमारी जेब से ही आता है, टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में, घटिया सेवाओं के रूप में। आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, चेतावनी दे दी है। अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। देखना यह होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। क्या वे अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के भविष्य को दांव पर लगाएंगी या फिर दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन का रास्ता चुनेंगी? जवाब आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगा और उस जवाब पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा।